गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो कल तक अपन ने 10 पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, और वो क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पॉइंट थे। अलग अलग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अपन कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कोई बीकर में पानी डाला, उसमें कोई सॉल्यूट डाला, तो 1 लीटर के अंदर उसके कितने पार्टिकल होंगे उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी वेट बाय वॉल्यूम से बोल रहा है, कभी समझ गए जितने पढ़े, कभी मोलैरिटी से देख रहा है, कभी नॉर्मेलिटी से देख रहा है, कभी मोलैलिटी से देख रहा है। देखो बीकर तो चेंज नहीं हो रहा ना, आ जाओ बेटा, बीकर तो चेंज नहीं हो रहा। बीकर के अंदर जो 1 चम्मच नमक डाला था वो भी वैसे ही है, उसमें 1 लीटर पानी भी वैसे है, और उसमें जहां पार्टिकल पहले थे अभी भी वही है। बस एक बार मैंने उन पार्टिकल को पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर किया तो क्या बोला? मोलैरिटी। एक बार उन पार्टिकल के मोल को मैंने सॉल्वेंट से कंपेयर किया तो बोल दिया मोलैलिटी। एक बार सेम उन पार्टिकल के मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को सॉल्यूशन से कंपेयर किया तो बोल दिया नॉर्मेलिटी। एक बार उनकी वेट को, मतलब दोनों के वेट को कंपेयर किया, सॉल्यूशन का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट, तो कुछ बोला। एक बार इसका वेट और इसका वॉल्यूम, तो बीकर तो वही था, बस उसको बोलने के तरीके अलग अलग है। समझ गया ना? कुछ अलग से चेंज नहीं किया ना, सेम बीकर में सेम चम्मच। क्लियर है? उसको एक बार मैं वेट बाय वेट से भी डेफिनेशन दे सकता हूँ, उसकी डेफिनेशन में नॉर्मेलिटी से भी दे सकता हूँ, उसी सेम बीकर की डेफिनेशन में मोलैरिटी से भी दे सकता हूँ, उसी सेम बीकर की डेफिनेशन में मोलैरिटी से या मोलैलिटी जो भी है उससे भी दे सकता हूँ। तो जितने टर्म्स अपन ने पढ़े हर टर्म से मैं उस सेम बीकर में जो 1 चम्मच डाली थी उसकी डेफिनेशन दे सकता हूँ। मतलब क्या, अलग अलग टर्म्स हैं, उसी सेम को मैं पीपीएम से दे सकता हूँ दूसरी जगह। तो सिर्फ वर्ड्स अलग जा रहे हैं ना, बीकर चेंज नहीं हुआ मेरा, ना वो 1 चम्मच चेंज हुई थी नमक वाली। इतना क्लियर है? तो अपन ने क्या किया, अभी तक सारी चीजें पढ़ ली है, बेसिक टर्म्स पढ़ लिए। अब उन टर्म्स से रिलेटेड बेटा बातें नहीं इधर, ठीक है, मुंह ऊपर तीनों के इधर, ठीक है। हाँ, तो अपन ने टर्म्स पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, बीकर में पानी भरा है कुछ एक लेवल तक, मैंने 1 चम्मच नमक डाला तो नमक पूरा घुल के हर पार्टिकल जितनी दूर दूर होना चाहिए उतनी दूर दूर आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके 1 लीटर में जितने भी मोल्स आ रहे हैं, ये जो पार्टिकल है इनके मोल्स आ रहे हैं। मोल मतलब क्या होगा? 6 × 10⁻23 पार्टिकल। इतने पार्टिकल इसके कंपेयर, मतलब इससे रिलेटेड इतने हैं, इसके डबल है, इसके ट्रिपल है, इसके 4 गुना हैं, उतने अगर पार्टिकल 1 लीटर के अंदर आ रहे हैं तो उसको मोल बोल रहे हैं। क्लियर है? नमक के ऐसा नहीं कि नमक का सिर्फ 1 दाना आ रहा है, 1 दाना नहीं, 6 × 10⁻23 उससे ज़्यादा ही आ रहे होंगे। क्लियर है? तो मोल में बोलते हैं ना कि 1 मोल 1 लीटर में, 2 मोल 1 लीटर में, तो उसकी मोलैरिटी उतनी है। क्लियर है? ठीक है, तो जितने भी मोल 1 लीटर में हैं उसको मोलैरिटी बोला। ढंग से बैठ बेटा, हाँ तुम। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बीकर है, उसमें मैंने नमक वमक डाल के ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें मैंने पानी मिलाया, ठीक है, और 1-2 जग और पानी डाल दिया, तो जो नमक की चम्मच डाली थी वो तो पहले भी उतनी थी, पानी डालने के बाद भी नमक की चम्मच तो उतनी ही रहेगी ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या? मोल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, मैं कितना भी पानी मिला दूं फिर उसमें, 1 लीटर मिलाऊं, 10 लीटर मिलाऊं, 15 लीटर मिलाऊं, जो चम्मच डाली थी वो तो उतनी ही है। चाहे छोटी ग्लास में 1 चम्मच डाली मैंने, या फिर बहुत बड़े टंकी या टैंकर में मैंने 1 चम्मच डाल दी। बस ये है कि टैंकर में जो 1 चम्मच डाली है तो वो चम्मच में जो नमक था उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर फैल जाएंगे, और वो वही चीज़ अगर 1 ग्लास के पानी में लूँ तो बहुत पास पास में रहेंगे। तो पास पास में रहना 1 लीटर में उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। तो ग्लास में जब पानी है और उसमें चम्मच डालूंगा तो मोलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन उसके मोल्स तो उतने ही है ना ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में। यहाँ भी 1 चम्मच ही है, पूरे टैंकर की बात करूँ तो उसमें भी 1 चम्मच ही है, तो मोल्स तो उसमें भी फिक्स हैं, बस उसमें पानी का वॉल्यूम बढ़ गया है। पानी का वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। ये समझ में आया? इसको इन शॉर्ट तुम लोगों को मैं ऐसे देख लो, ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक दूसरा ले लिया मैंने सेम, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मोल्स तो दोनों में सेम है ना, और ऊपर सॉल्यूट का लिखते हैं, तो सॉल्यूट मतलब नमक ही था ना मेरा। तो इसमें भी इधर 1 ग्लास है, इधर एक बहुत बड़ा टैंकर है, इसमें भी मैंने 1 ही चम्मच डाला, इसमें मैंने 1 ही चम्मच डाला, तो मोल्स तो दोनों में ही सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 चम्मच के बराबर, 1 चम्मच में जितने भी मोल्स आते होंगे उतने ही है। पहले में मैंने बोला कि ये ग्लास वाला था, ये क्या था? ग्लास वाला। तो ग्लास में वॉल्यूम कम है ना पानी का, तो मोलैरिटी ज्यादा होगी, ये कम। देखो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 चम्मच है। अब ये इसका ग्लास और ये यहाँ पे क्या टैंकर, टैंकर पूरा भरा हुआ है पानी से,
ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है ना, वॉल्यूम ज़्यादा है तो मोलरिटी कम लेकिन मोल सेम, इसमें भी मोल सेम, वॉल्यूम कम है ना ग्लास में तो मोलरिटी ज़्यादा। तो फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है और ऐसे भी मेरे को समझ में आ रहा है कि यार पानी बढ़ा दूंगा तो नमक के पार्टिकल दूर दूर फैल जाएंगे, तो 1 लीटर के अंदर कम पार्टिकल दिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें अब तुम्हारी आगे आएगी डाइल्यूशन लॉ और मिक्सिंग लॉ में। डाइल्यूशन लॉ का मतलब क्या, डाइल्यूट करना, किसी भी चीज़ को डाइल्यूट कहीं से करते हैं, पानी से ही करते हैं, कुछ अलग से ना दिया हो तो। ठीक है, तो डाइल्यूशन लॉ में क्या है, वो स्टार्टिंग में तुमको बता के रख देगा क्वेश्चन में कि इसका वॉल्यूम इतना है, इसकी मोलरिटी इतनी है। ठीक है, या फिर मोल्स दे के रखेगा, मोल्स और वॉल्यूम दे देगा तो उससे अपन निकाल लेंगे मोलरिटी। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में अब फिर उसने बोला है कि मैंने इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब मेरे को बताओ मोलरिटी कितनी चेंज हो गई, क्योंकि देखो पानी मिलाने पे मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, मोल्स तो उतने ही है ना, अभी भी, पहले भी 1 चम्मच थे अभी भी 1 चम्मच है, मोलरिटी तो चेंज हो जाएगी ना, जैसे ही पानी मिलाया पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, तो मोलरिटी कम होगी। तो कितनी कम होगी, मतलब कितना चेंज रहेगा वो पूछता है वो, कि पहले M1V1 दे दिया उसने और बाद में बोल रहा है कि मैंने इतना 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो अब मोलरिटी कितनी हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला होता है अपना M1V1 = M2V2। ठीक है, वो भी देखते हैं, वो जो अभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पढ़ के समझा दूंगा। अब यही चीज़ ऐसा करता है, देखो एक बीकर है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल रखा है, ठीक है, और इसकी मोलरिटी कुछ होगी M1 और उसका कुछ वॉल्यूम होगा V1। एक दूसरा बीकर है, उसमें मैंने 5 चम्मच नमक डाला था, ठीक है, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, बीकर का साइज अलग है अभी, है ना, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा और इसमें 5 चम्मच डाला तो इसकी मोलरिटी भी कुछ और होगी। अब मैं बोल रहा हूँ एक बड़े टब में मैंने इन दोनों को उठा के डाल दिया, दोनों में नमक ही था, है ना, बस याद रखना। अब बड़े टब में दोनों को डाल दिया तो दोनों का वॉल्यूम तो मिक्स हो गया ना, इसका जितना भी मान लो 5 लीटर की टंकी थी या 7 लीटर की थी, तो 5 और 7 जो भी होगा 7 8 9 12, तो अब जो भी है वो 12 लीटर का टोटल हो गया वॉल्यूम। लेकिन इसमें नमक के पार्टिकल कहीं दूर दूर होंगे, इसमें हो सकता है बड़ी टंकी थी तो इसमें ज़्यादा दूर और इसमें थोड़ा पास, लेकिन फिर वो भी वेरी करेगा कि इसमें चम्मच कम थी इसमें चम्मच ज़्यादा थी। तो जब दोनों को मिक्स कर दूंगा तो फाइनल मोलरिटी क्या आएगी, ये क्वेश्चन आता है, ये अलग है M1V1, एक M2V2 अलग ही दिया है, दोनों को जब एक साथ मिक्स कर दिया एक दूसरी नई चीज़ में तो वॉल्यूम तो पूरा ही जुड़ता है, मोलरिटी जुड़ेगी नहीं, समझ गया ना, मोलरिटी ऐड नहीं होगी, मोलरिटी इसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट क्या आता है, M1V1 + M2V2 डिवाइड विथ पूरा वॉल्यूम, तो उससे आएगा। ठीक है, यही चीज़ जब तुम समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यही चीज़ जब नॉर्मेलिटी के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में भी सेम चीज़ें रहेगी कि पहले अगर कुछ नॉर्मेलिटी दे रखी है और उसका वॉल्यूम इतना है, उसमें कुछ पानी मिलाया मैंने बस, तो उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी ना, समझ में आया। तो N1V1 = N2V2 क्योंकि बाद में चेंज हो गई तो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मेलिटी वाली चीज़ अपन मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड बेस, क्योंकि नॉर्मेलिटी वाले में इक्विवेलेंट आता है, इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर बाय वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी एसिड बेस के लिए अलग जाती है, तो नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन में एसिड बेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेटा इधर सुन लेना सारे, है ना, मस्ती नहीं, नॉर्मेलिटी वाले में एसिड बेस वाले भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आता है कि पहले एक एसिड लिया था मैंने, उसकी नॉर्मेलिटी कुछ दे रही है, उसका वॉल्यूम कुछ दे दिया, एक और बीकर साइड में रखा है, बड़ा बीकर होगा छोटा होगा जो भी होगा सेम साइज करनी है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कुछ है, उसकी नॉर्मेलिटी कुछ है, लेकिन अभी दोनों एसिड ही हैं, ये बीकर में भी एसिड भरा था, ये बीकर में भी एसिड है, दोनों को मिक्स करूंगा तो ओवरऑल एसिड ही रहेगा ना। ठीक है, और फिर उसकी वही N1V1 + N2V2 डिवाइड विद V1/2। ठीक है, ये बेस है ये बेस है, दोनों मिक्स करूंगा तो समझ गया ना, बेस ही रहेगा। लेकिन अगर एक एसिड है एक बेस है, फिर दोनों मिक्स करूंगा तो मुझे पता करना पड़ेगा ना बेस आ रहा है कि एसिड आ रहा है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो या तो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। वो कहीं से चेक करते हैं अपन, N और V से। N और V क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, जिस भी टंकी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज़्यादा आ जाए, जैसे मान लो इधर एसिड रखा है इधर बेस रखा है, इसका N × V, क्योंकि नॉर्मेलिटी ये होता है ना बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, N × V, नंबर ऑफ ग्राम, ये यहाँ पे रख दिया तो ये V इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो दोनों के मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेजर करना है। क्लियर है? तो एसिड वाला है, एसिड वाले की मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखे, बेस वाले के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखे, जिसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा आए फाइनल सॉल्यूशन वही रहेगा।
मान लो बेस के अगर ज्यादा आ रहे होंगे एन और बी की वैल्यू, एन इंटू बी इसका की, इस डब्बे का किया मैंने, एन इंटू बी इसका किया, मान लो इसका एन इंटू बी आ रहा है 5, इसका एन इंटू बी आ रहा है 8, तो जो मिक्स किया ना वो फिर ये अगर बेस था तो बेस ही रहेगा फाइनली, क्योंकि इसका 5 इसके पास को न्यूट्रल कर देगा, इसका 3 एक्स्ट्रा बचा ना 8 में, तो वो 3 की वजह से वो बेस शो करेगा। अगर ये 8 होता है एसिड वाला और ये 3 होता फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है, और मिक्स करता तो इसका 3 इसके 3 को न्यूट्रल कर देता, फिर ये ज्यादा बचेगा ना, तो फाइनल सॉल्यूशन अपना एसिड रहेगा। लेकिन मान लो तीसरी कंडीशन ये कि इसका भी 5 आता, इसका भी 5 आता, तो फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। तो ये भी पूछता है कि फाइनल सॉल्यूशन कैसा बनेगा, क्लियर है, और वो उसका फिर फाइनल नॉर्मेलिटी कितना होगा, ये वो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, बट थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने लिखा है तो ये मैं समझा देता हूँ। क्लियर है क्या बोल रहा था अभी इतनी देर से? किसी को डाउट इसमें? एक बार थ्योरी देख लेते हैं, फिर डाउट आए तो पूछ लेना। क्लियर है? चलो सो मत यार, है ना। चलो मोलरिटी ऑफ आयंस, जो लोग सो रहे पानी पी लो। उसका कंक्लूजन ये है कि कभी भी तुम कोई भी मिक्सचर को मिक्स कर रहे हो तो फाइनल नॉर्मेलिटी या मोलरिटी क्या आ रही है ये पता करना है बस। और उसमें भी 2 कंक्लूजन है। अगर डाइल्यूट कर रहे हो तो इक्वल हो जाता है दोनों, N1V1 इक्वल टू N2V2 है, M1V1 इक्वल टू M2V2, डाइल्यूशन में यही है। अगर मिक्स कर रहे हो तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N इंटू V, या फिर M1V1 प्लस, तो मिक्सिंग वाले में प्लस लगता है, डाइल्यूशन वाले में इक्वल लगता है, ये याद रखना बस। कंक्लूजन इतना ही है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पर ये कंफ्यूज रहते हैं कि N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाए कि N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N इंटू V टोटल, ये लगाए, ठीक है। अभी समझा दूँ, आ जाएगा फोन में, ठीक है। सिंपल ही है। तुम लोगों को लग रहा होगा इतना ज्यादा, इसके कुछ देखो, जहां पे लगे ना थ्योरी कम है समझ जाना टॉपिक टफ है, जहां लगे थ्योरी ज्यादा है फॉर्मूले ज्यादा है समझ जाना टॉपिक बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ लिख चुका होता है, वो हर फॉर्मूला लिख चुका होता है, हर थ्योरी का पॉइंट लिख चुका होता है, तो सिंपल लगेगा। लेकिन यही अगर 2 पॉइंट में खत्म कर देता तो क्वेश्चन की वैरायटी बहुत बन जाती, तब तुमको पता नहीं लगता। ये सारी क्वेश्चन की वैरायटी समझ लो, ठीक है। चलो आ गए ना सभी, इतने ही थे। वो लिखवा, वो सिर्फ पेरोक्साइड का है, वो लिखवाना है मुझको। वॉल्यूम जो तुम बोल रहे हो x अपॉन 11.2 x बाय 5.6 x बाय 5.6 इंटू 17 x बाय वो सिर्फ पेरोक्साइड के लिए लगते हैं, वो लिखवाने में को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो इसके बाद है वही टॉपिक आ रहा है, उससे कभी रह रहा है तो उसके फॉर्मूलेज ही अलग है, डायरेक्ट आते हैं खत्म, ठीक है। चलो सारे बेटा शांत, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, इधर देख लो, ठीक है। चलो देखो मोलरिटी ऑफ आयंस, बेटा इधर जब अपन मोल्स पढ़ के आए थे तो अपने को पता ना ये कितना 1 मोल है, इसमें सोडियम के कितने 2 मोल है, ठीक है। लेकिन जब ये स्प्लिट होगा तो आयनिक कंपाउंड है और सॉल्ट है, तो सॉल्ट हमेशा स्प्लिट हो जाता है, 2 सोडियम आयन और 1 कार्बोनेट में। तो कार्बोनेट के कितने आयन है, पूरा कार्बोनेट के पूछ रहा हूँ 1, और सोडियम के कितने आयन है 2। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने रखा है 1 मोल, ये 1 लीटर में अगर ये 1 मोल है तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी 1। अगर 1 लीटर में ये कितने हो जाएंगे फिर 2 मोल, तो इसकी मोलरिटी पूछूं सिर्फ सोडियम आयन की तो कितनी होगी 2, और कार्बोनेट आयन की पूछूं तो 1 लीटर में 1 ही मोल है ना, तो 1, क्योंकि अपनी डेफिनेशन ये आती है ना मोलरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, और 1000 इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन लीटर लिखते हैं वो। तो अगर मैं 1 लीटर फिक्स कर दूं तो जो भी मोल होगा वो उसके बराबर होगा। देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर मैं 1 लीटर फिक्स कर दूं तो ये तो गायब हो गया ना, 1 की तो क्या ही है, 1 लिख दिया मैंने सीधा। तो जो भी मोल है उतनी मोलरिटी है। मैं बोल रहा हूँ 2 मोल है तो मोलरिटी कितनी 2, 1 मोल है तो 1। अगर वॉल्यूम मैंने 1 लीटर मान लिया है तो, अगर वॉल्यूम 3 मानता तो फिर मेरे को मोल डिवाइड विद वॉल्यूम रखना पड़ता, तब मोलरिटी आ पाती है, ठीक है। तो मैं अगर सबको 1 लीटर मान रहा हूँ कि 1 लीटर है तो ये चीज़ फिर फिक्स कर दी मैंने नीचे वाली, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। चलो तो अगर कभी आयंस के लिए अलग से पूछे कि Na2, सिर्फ वो तुमको Na2CO3 दे दे और पूछे सोडियम की मोलरिटी फाइंड करो, Na2CO3 का कुछ वेट दे दे पहले तुमको, ठीक है, फिर उससे बोले कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयंस, तो Na प्लस का और Na का Na2CO3 का सेम नहीं होगा। पहले Na2CO3 का देख लोगे, फिर उसको ब्रेक करोगे,
फिर देख लोगे उसके कितने ये आ रहे हैं मोल्स, उसके हिसाब से उसका चेंज होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना कि पूरे Na2CO3 का पूछ रहा है, उसमें सिर्फ Na का पूछ रहा है, सिर्फ कार्बोनेट का पूछ रहा है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन में चले जाते हैं। ठीक है, कि आयंस के लिए क्या होगा, ये क्लियर है ना? आयंस के लिए पूछा तो स्प्लिट रिएक्शन बना के तुमको रिएक्शन को ब्रेक करके देखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जय सीधे बैठो। तेरे बाजू वाले कौन? माही, सीधे बैठ बेटा, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। चलो अब देखो, मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कोई भी सॉल्यूट के कितने पार्टिकल हैं या कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो क्या होता है? मोलैरिटी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मोलैरिटी भी समझ में नहीं आया हो अभी तक? कोई भी आ गया ना? 1 लीटर में कितने मोल्स हैं किसी भी चीज के, वो होता है मोलैरिटी। ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये समझ के रखना। अब देखो, 2 लॉज अपने पास आएंगे, एक होता है डाइल्यूशन लॉ, एक होता है मिक्सिंग लॉ। ठीक है, तो डाइल्यूशन लॉ वाले में क्या करना है, ये एक बीकर है, इसकी कुछ मोलैरिटी होगी M1, इसका कुछ वॉल्यूम होगा V1, या फिर इसकी कुछ नॉर्मेलिटी होगी N1, इसका कुछ वॉल्यूम होगा V1। जब इसमें मैंने वाटर ऐड किया, क्या किया? वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड किया तो दूर दूर हो जाएगी ना ये चीज़ें। ठीक है, तो फाइनली मोलैरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि दूर दूर हो गई तो फाइनल मोलैरिटी कुछ और होगी, और फाइनल वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा। फाइनल नॉर्मेलिटी भी चेंज और वॉल्यूम भी चेंज। तो जब भी डाइल्यूशन वाले पूछे तो दोनों बीकर को इक्वल करना है बस। तो दोनों बीकर को इक्वल मतलब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 या फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो जब भी वो दे वाटर ऐड किया है या फिर डाइल्यूशन, ये 2 वर्ड अगर आ जाए तो समझ जाना यही फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बोले मिक्स किया है कि पहले एक बीकर है उसमें N1 कुछ है, M1 कुछ है, V1 कुछ है, और एक दूसरा बीकर है जिसका M2 कुछ है, V2 कुछ है, और इन दोनों को मिक्स करने पे बताओ फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी। तो ये वाला मिक्स और ये इसमें पानी मिक्स एक मत समझना। पानी मिक्स मतलब डाइल्यूशन, और पूरे पूरे बीकर के N1V1 M2V2, समझ गया ना? M1V1 M2V2 या N1V1 N2V2 को मिक्स करने पे जो आएगी वो अलग है। तो उसमें फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 2 बीकर को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ 2 बीकर को ऐड नहीं किया है, बस उस एक बीकर में पानी मिलाया है मैंने, तो ये हो रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बस यही 2 फार्मूले, दैट्स इट। क्लियर है? तो इसमें देखो मोल्स चेंज हुए थे क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए क्या? इसमें मान लो अगर 1 चम्मच डाली है तो वही 1 चम्मच उसमें भी रहेगी, सिर्फ पानी अलग से ऐड किया है। तो पानी तो वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना बस। सॉल्यूट मोलैरिटी के फार्मूले में ऊपर आता है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब सिर्फ नमक है अपना यहाँ, तो वो 1 चम्मच यहाँ भी, वही 1 चम्मच यहाँ भी है, कुछ अलग नहीं जा रहा ना। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, वरना बाद में यहीं फंस के रह जाओगे कि मोल सर अलग क्यों, मोल सेम क्यों जा रहे हैं, मोलैरिटी अलग क्यों जा रही है, अगर रटने बैठ गए तो। समझ गए? चलो, तो इसके नंबर ऑफ मोल और इसके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे ना। यहाँ जितना नमक होगा उतना ही नमक यहाँ भी, क्योंकि नमक थोड़ी ना ऐड किया है मैंने। ठीक है, तो अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, ठीक है, और फाइनल अगर इतने हैं, तो Ni इज इक्वल टू NF, नंबर ऑफ मोल इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फाइनल। समझ गया ना? तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ से अगर उठाऊं तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसीलिए अपन ने लिखा है ये कि M1V1 मतलब M इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल, यही तो लिखा है। तो यहीं से आया है वो, ये पहले कॉन्सेप्ट लगा है कि मोल सेम है। उस मोल के कॉन्सेप्ट से इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल नॉर्मेलिटी। कोई डाउट? ठीक है, तो वही लिखा, नंबर ऑफ मोल्स आर सेम बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, बिफोर मतलब इनिशियल, आफ्टर मतलब फाइनल, और ये इक्वल हैं बोल दिया उसने, सेम। बट मोलैरिटी चेंजेस विद डाइल्यूशन, लेकिन ये तो समझ में आता ना, मोलैरिटी तो चेंज होगी। और मोलैरिटी कैसे चेंज होती है? जितनी डाइल्यूट करते जाऊंगा उतनी दूर दूर जाएगी चीजें। मतलब 1 लीटर के अंदर वो पार्टिकल कम होगा ना, जो डॉट बनाए थे वो दूर दूर भाग गए, तो मोलैरिटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन।
ये समझ में आता है सभी को? ठीक है। मोलरिटी इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और ये क्यों आया समझ गए ना? मोलरिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो N इज इक्वल टू M भी हो जाएगा ना। तो वही है N इज इक्वल टू M1V1 M2V2 या MIVI MFVF इनिशियल फाइनल। क्लियर है? सेम चीज नॉर्मेलिटी के लिए, इनिशियल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रहते हैं, जहाँ भी फॉर्मूला लिखा था ये ग्राम इक्विवेलेंट, तो N इंटू V करना पड़ेगा अगर इक्विवेलेंट सेम है तो बस N1V1 N2V2 है, N इनिशियल V इनिशियल N फाइनल V फाइनल। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट ऑन डाइल्यूशन, ये पॉइंट अलग से ऐड कर देना। वही बार बार लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहते हैं डाइल्यूशन पे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं, कितना भी डाइल्यूट कर दूँ मैं। क्लियर है सभी को ये चीज़? तो डाइल्यूशन लॉस समझ में आया क्या है? इससे क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, बस ये दो चीज़ आपस में बहुत कंफ्यूज करती है कि ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये दो में। तो इसको कब लगाओगे? जब क्वेश्चन ये बोलेगा कि एक बीकर है जिसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम है V1, एक दूसरा बीकर है जिसकी मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम है V2, और इन दोनों बीकर को मिक्स किया है। इन दोनों बीकर का जो भी मोलरिटी है उनको, मतलब मोलरिटी है जो भी सॉल्यूशन है, मिक्सिंग ऑफ बोथ द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द बीकर जो भी है, ठीक है, मिक्स किया। तो फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा जब मिक्स करने के बाद? जब ऐसे आए तो दो बीकर मिक्स किए ना, तो दोनों की चीज़ें मिक्स करनी पड़ेगी, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो मान लो एक इनिशियल कुछ था जिसका M1 था, V1 था, एक दूसरा बीकर था जिसका M2 था, V2 था, ठीक है, या फिर इसको N1 V1 ये N2 V2। तो फाइनल मोलरिटी जो होगी वो M1 V1 नहीं होगी, वो तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी ना, कि इसमें नमक कितना था, इसमें कितना था, इसमें पानी कितना था, इसमें कितना था, ठीक है। तो फाइनल मोलरिटी जो होगी वो क्या होगी? वो अलग ही जाएगी, MR, M रिजल्टेंट या M फाइनल। फाइनल लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या रहेगा? वो तो V1 प्लस V2 हो जाएगा ना। मान लो ये 5 लीटर था, ये 10 लीटर था, तो ये 15 लीटर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर ले लूँ तो, एग्जाम्पल अगर ये 5 लीटर था, ये 10 लीटर था, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 15 लीटर। लेकिन मोलरिटी ऐसा नहीं कर सकता कि इसको मोलरिटी 3 है, इसकी 4 है तो 7 कर दी। वो तो फिर मोलरिटी क्या है? 1 लीटर के अंदर कितने पार्टिकल है वो है, तो इसमें फिर 1 लीटर के अंदर कितना आ रहे हैं वो अलग ही जाएगा ना। वो फिर ये नहीं होगा कि इनका मिक्स करना। तो इसका फार्मूला क्या आता है? इसके मोल और इसके मोल इज इक्वल टू, मोल तो सेम है ना, मतलब इसमें कुछ मोल होंगे, उसमें कुछ मोल होंगे, ऐड कर दिया तो मोल का तो टोटल नंबर बढ़ गया ना, कि इसमें 1 चम्मच डाली थी, इसमें 2 चम्मच, तो यहाँ टोटल कितने चम्मच नमक होगा? 3 चम्मच। तो वही चीज़ तो लिखी है। क्लियर है? तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 ऐसे करके, ठीक है। तो उसको थोड़ा है, तो M1 V1 इसका प्लस M2 V2 ऐड किया तो क्या बना? M फाइनल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम तो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो M फाइनल या M रिजल्टेंट पूछता है, इसको MR या MF जो भी लिखे है वो क्या होगा? इसको डिवाइड विद ये पूरा वॉल्यूम नीचे कर दो, समझ गया ना? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू अपॉन V1 प्लस V2 इंटू M फाइनल इज इक्वल टू M फाइनल, या M रिजल्टेंट मोलरिटी बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है ना क्या हो रहा है? ठीक है। अब यही चीज नॉर्मेलिटी के लिए देता है, तो नॉर्मेलिटी वाले वर्ड्स में अपन हमेशा जो चीज मिक्स कर रहे, देखो यहाँ पे अगर एसिड होता फॉर एग्जांपल, और उसमें मैंने पानी मिलाया तो भी एसिड ही रहता, बेस होता और पानी मिलाया तो भी बेस ही रहता। लेकिन यहाँ पे वो चीज फर्क पड़ जाएगी ना, एक एसिड है और दूसरा भी एसिड है तो ये भी एसिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेस है दूसरा बेस है तो ये भी बेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक एसिड है दूसरा बेस है तो ये क्या होगा? वो उस पर फर्क चीज़ें मतलब डिपेंड करेगी ना। तो मान लो अगर ये बहुत स्ट्रांग है एसिड और ये वीक है तो ये स्ट्रांग वाला एसिड ही आएगा। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो बेस ही आएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आगे बाद में जाके तुम लोग पढ़ोगे ना, तो वहाँ बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अगर इसके 7 इक्विवेलेंट होते हैं एसिड के और इसके 10 इक्विवेलेंट होते बेस के, तो इसका 7 इसके 7 से ही रिएक्ट करता है बस। ये अपन ने लिखा था ना उधर,
याद है? ये चीज कभी पढ़ी होगी जीवन में, देखो यही पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके जितने इक्विवेलेंट, इसके एक्स इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करते हैं। अगर इसके 5 इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट में पढ़ा चुका था मैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके अगर 5 इक्विवेलेंट है तो इसके भी 5 इक्विवेलेंट लगेंगे। और यही कॉन्सेप्ट आया था क्योंकि अपने को मोल वाली चीज से बचना था। मोल में अगर इसके 3 है, उसके 5 है, तो फिर उसका LR से देखते थे कि कितना होगा। लेकिन यहाँ LR वाला कॉन्सेप्ट ही हट गया था, बताया था कि जितने इसके इक्विवेलेंट उतने इसके भी होंगे। तो जितने मान लो 5 है एसिड के इक्विवेलेंट है और बेस के 10 हैं अगर, तो इसके 5 इसके 5 से ही रिएक्ट करेंगे, वो बाकी बच जाएंगे 5। समझ गए ना? तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, अगर दोनों एसिड है एसिड प्लस एस, दोनों बेस है तो बेस प्लस बेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक एसिड एक बेस है तो दिक्कत होगी। तो अगर दोनों सेम है तो फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगा? ये क्लियर है? दोनों ही एसिड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही बेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ऐड ही करना है बस। एसिड प्लस एसिड डिवाइड विद उसका वॉल्यूम, बेस प्लस बेस डिवाइड विद उसका वॉल्यूम। तो फाइनल रिजल्टेंट ये आएगा नॉर्मेलिटी में N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू अपॉन V1 प्लस V2 इंटू N रिजल्टेंट। सेम यही है ना, एसिड के दो बेस के दो। अगर ये आता है तो यही फॉर्मूला अपना रिजल्टेंट। ठीक है, इसका A पॉइंट ये लिखा है मैंने, यहाँ याद रखना। इसका B पॉइंट यहाँ जगह नहीं थी तो उधर लिखा हुआ है पूरा B पॉइंट, और C पॉइंट यहाँ लिखा है। क्लियर है? B पॉइंट क्या बोलता है कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, जब दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ और उसमें हो सकता है एक बीकर एसिड हो और एक बीकर बेस हो, तो मेरे को देखना, देखो जो बीकर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग में से वीक को माइनस करना पड़ेगा ना। मान लो बेस अगर ज्यादा स्ट्रांग निकल गया तो बेस माइनस एसिड होगा, एसिड ज्यादा स्ट्रांग निकल गया तो एसिड माइनस बेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ माइनस कर रहे हैं। और अगर सेम सेम चीजें थी तो ऐड कर रहे हैं, ये याद रखना है। सेम चीजें होगी तो सिंबल क्या लगा है? प्लस। और अपोजिट चीजें तो सिंबल क्या लगेगा? ये चीज समझ गए? ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर डिफरेंट है तो सबसे पहले तुमको चेक करना है कि उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके ज्यादा हैं। देखो ये मैंने एग्जांपल लिखा है, मैं बोल रहा हूँ एसिड के इक्विवेलेंट 5 और बेस के 7 हैं। ठीक है, तो इसके 5 इसके 5 से रिएक्ट करते हैं। हमेशा इक्विवेलेंट बराबर ही रिएक्ट करते हैं, वो मोल पे डिपेंड नहीं करता कि किसके मोल क्या हैं। इसके 3 इक्विवेलेंट तो इसके 3 से ही रिएक्ट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ पहले वाले के मान लो 5 इक्विवेलेंट और दूसरे वाले के 7 हैं, तो छोटा नंबर तो 5 है ना, तो उसके 5 इसके सिर्फ 5 से रिएक्ट कर पाएंगे, 2 और बच जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग हुआ? बेस। तो 7 माइनस उसका 5, तो बेस माइनस एसिड होगा ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूले होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर वो जो ml इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? N इंटू वी। तो NaVA, एसिड होगा तो उसके लिए NaVA लिखेंगे, बेस होगा तो उसके लिए NB, मतलब B वाला वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ पहले केस में, ठीक है, मन से ले रहा हूँ, अगर एसिड ज्यादा, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं, ठीक है, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो एसिड माइनस बेस डिवाइड विद टोटल वॉल्यूम। समझ में आता है? अगर मैं बोल रहा हूँ बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा हैं तो बेस माइनस एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, VA प्लस VB। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो NaVA अगर ज्यादा होता है NbVB से पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिड। तो ये जो N लिखूंगा उसके नीचे एसिड लिखूं कि बेस? एसिड, क्योंकि एसिड वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो एसिड या H प्लस फिर NaVA माइनस NbVB अपॉन VA प्लस VB। इसको भाई मैंने डायग्राम बना के बताया कि एसिड होता है और वो बेस होता है, और अगर इसके इक्विवेलेंट ज्यादा आते ये एरो से तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। अगर ये एरो उधर होता तो वो कैसा हो जाता? बेसिक। समझ में आ गया? ठीक है, अब वही सेकंड इसका पॉइंट है, सब पॉइंट है बी वाले का, बी में 1 और बी में 2 और बी में तीसरा वो रहा। क्लियर? तो NaVA और NbVB, तो अगर बेस का ज्यादा इक्विवेलेंट है तो बेस NbVB माइनस NaVA एसिड डिवाइड विद VA प्लस VB। समझ में? और ये N होगा कैसा? फाइनल OH या बेस के फॉर्म में होगा। क्लियर है? और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक।
लेकिन मान लो अगर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर आ रहे हैं, एसिड के भी 3 आए, बेस के भी 3 आए, तो फिर फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि इसके 3 से रिएक्ट कर जाएंगे। 3 एसिड 3 बेस रिएक्ट किया तो न्यूट्रल ही आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अगर दोनों बराबर होते हैं, NaVa इज इक्वल टू NbVb, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। क्लियर है? हाँ, इसकी नॉर्मेलिटी फिर फाइनल अलग से सॉल्यूशन की कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से जोड़ देंगे, फिर माइनस नहीं करेंगे, फिर जोड़ देंगे। ठीक है, फिर माइनस नहीं करोगे चीज़ों को, फिर जोड़ दोगे, क्योंकि किस में से किसको माइनस, ज़्यादा में से कम को करते हैं ना। अगर यहाँ बराबर है तो फिर एसिड से बेस को गया तो आंसर अलग आ जाएगा, बेस से एसिड को गया तो अलग आ जाएगा, तो फिर जोड़ते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए या तो ये पूछेगा कौन किसका क्या है, फाइनल क्या है ये, या फिर इससे निकल जाएगा इसका। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? ये एक ऐड कर लेना ना, एसिड बेस सॉल्ट न्यूट्रल जो भी है। क्लियर है सभी को ये चीज? नॉर्मेलिटी को हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट से ही देखते हैं। हाँ, कि इसके इतने मोल से नहीं देखोगे, मोल से फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, एलान निकालोगे फिर इसके इतने मोल तो इसके इतने लगेंगे, ऐसा होता है। इक्विवेलेंट में क्या है, इसके पास तो इसके भी 5, इसके 3 तो इसके भी 3, कुछ झमेले ही नहीं है। क्लियर है सभी को? चलो इसका फोटो ले लो मुस्कान। मैं बोल रहा हूँ, एक बीकर है 5 लीटर का, एक बीकर है 10 लीटर का। इसमें मैंने 1 चम्मच मिलाया नमक, इसमें मैंने 10 चम्मच नमक मिला रखा है। तो इसके 1 लीटर में जो भी पार्टिकल होंगे और इसके 1 लीटर में जो भी तो इसके 1 लीटर में जो पार्टिकल हो उस 10 चम्मच पे डिपेंड है कि कितने होंगे। इसके 1 लीटर में जो है इसके 1 चम्मच पे डिपेंड है, क्योंकि लीटर तो सेम है ना। अब तुम बोल रहे हो कि इसका 5 और इसका 10 लीटर मैंने मिक्स कर दिया, टोटल लीटर कितना हो गया? 15। उसमें से देखना तो मेरे को 1 लीटर के अंदर ही है ना। ठीक है, और इसके अंदर जो पार्टिकल आ रहे थे और इसके अंदर, तो इसके अंदर मान लो मैं बोल रहा हूँ 5 मोल आ रहे थे, इसमें मैं बोल रहा हूँ 7 मोल आ रहे थे। तो इसमें 1 लीटर के अंदर 5 + 7 आए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरा बढ़ गया ना, तो और दूर दूर फैल जाएंगे। तो ज़रूरी थोड़ी कि इसके 1 लीटर में जितने आ रहे थे इसके 1 लीटर के मिक्स होके उस 1 लीटर के अंदर ही रहेंगे, वो तो और दूर फैल जाएंगे ना। समझना है? इसीलिए चलो मिटा रहा हूँ, है ना। अब एक पोर्शन और बचा है बस, चलो मैं उधर से मिटाना शुरू करता हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन बोल देता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड तो समझ जाना ये फॉर्मूला लगेगा आप। ठीक है, वरना ये यहाँ सब यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें खत्म हो जाती है। अपन ने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए हैं, 10 पढ़े टोटल, 10 को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उनके मिक्सचर्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके फॉर्मूलेज लिख लिए। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे, ठीक है, जितने रिलेशंस लिखवाएं, इसका इससे रिलेशन, मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी, ये वो डेंसिटी, सबसे एक एक दो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से सिंपल टफ जितने भी बुक में मार्क दे गोले वाले कल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक और बचा है तुम्हारा इस पोर्शन से। इससे अलग से ही क्वेश्चन आता है, वो जैसे ही वर्ड यूज कर ले पेरोक्साइड, सारे फॉर्मूले चेंज करके ये वाले याद, सिंपल है। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 लीटर में या इतने मोल में कितने ऑक्सीजन लिबरेट, ये वो सब तो सारे फॉर्मूले चेंज करके लगा देना। क्लियर है? इनको फिर नॉर्मल से करोगे तो आएगा तो आंसर सारे सही, लेकिन वहाँ से इतना कैलकुलेट करके कंक्लूजन यही आएगा। क्लियर है? तो सीधा कंक्लूजन ही याद रखो, पेरोक्साइड से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये पूछता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन आता है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अगर ये वर्ड यूज कर रहा है ना, समझ जाना कि पेरोक्साइड वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, जैसे ये बोल दिया तो समझ जाना है टॉपिक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, पेरोक्साइड के टूटने पे कितनी ऑक्सीजन निकल रही है। H2O2 होता है ना हाइड्रोजन का पेरोक्साइड। डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है टूटना, डीके होना। तो H2O2 के डिकम्पोजिशन पे कितनी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो H2O2 वाटर का पेरोक्साइड है ना, मतलब वाटर हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है, तो उसकी ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिखी, H2O2 से वाटर प्लस ऑक्सीजन बनता है। बैलेंस कर ली तो क्या आया? 2 2 1, कि इसके 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। क्या बोला है? 2 मोल पेरोक्साइड अगर डिकम्पोज हो रहा है तो 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट होगा। अगर 1 मोल पेरोक्साइड लिबरेट हो रहा है तो ऑक्सीजन कितनी? आधी निकलेगी ना। ये समझ में आता है? ठीक है, तो बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बाय पेरोक्साइड एट एनटीपी एफटीपी। H2O2 के डिकम्पोजिशन पे कितनी ऑक्सीजन निकलती है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर है? ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन के अलग अलग मेथड, टर्म्स, फॉर्म्स, वही सब है। समझ में आया?
इधर से कुछ पहले ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। देखो 2 है तो 2 मोल से 1 मोल निकलेगा। 2 मोल का मतलब इसने यहाँ पे रखा, ये चीज इधर की है, ये चीज इधर की, यहाँ O2 लिखा है ना, क्योंकि अपने को ऐसा चाहिए, अपने को चाहिए कि कितनी ऑक्सीजन से कितना पेरोक्साइड, कितने पेरोक्साइड से कितनी ऑक्सीजन। तो ये अगर 2 मोल है तो मोल का फार्मूला होता है ना अपना V/22.4। तो अगर 2 मोल है तो 2V/22.4। तो पेरोक्साइड कितना होगा 2V/22.4, और ऑक्सीजन 1 मोल है तो V/22.4, V/22.4। तो V को X रखा है। तो बोल रहा है कि X/22.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा कितने से, 2X/22.4 मोल ऑफ पेरोक्साइड से। कुछ टफ तो है ही नहीं ना, ये 2 है तो 1, ये 1 होता तो आधा। अब इसको वेट में लो तुम, वॉल्यूम में लो, पार्टिकल में लो, किसी में भी लो, कर लोगे ना मोल वाले से, ठीक है। ये चीज दी है उसने ना, ये भी पेरोक्साइड है और ये भी पेरोक्साइड है। वो ये बोल रहा है कि इतना वेट इतने पेरोक्साइड का वॉल्यूम जनरेट करता है, ठीक है। कि 68 ग्राम पेरोक्साइड होता है तो वो X/11.2 पेरोक्साइड का वॉल्यूम जनरेट करता। क्लियर है सभी को, ये ऐड कर लेना सभी, ठीक है। अब इसी चीज से वो ये क्वेश्चन के फ्रेम्स करता है कि X, देखो तुम लोगों को क्वेश्चन ये आएगा 5 वॉल्यूम पेरोक्साइड और पूछेगा कितनी ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, तो क्या बोलो। समझ में आया सभी को ये सारी चीजें, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, X वॉल्यूम पेरोक्साइड अगर होता तो वो कितना ml ऑक्सीजन देगा, ये देखना। X वॉल्यूम या X वॉल्यूम या ml जो भी है, पेरोक्साइड गिव्स 1 ml पेरोक्साइड से, इसका मतलब क्या निकालोगे तुम, इस चीज का मतलब क्या निकालोगे कि 1 ml पेरोक्साइड से X वॉल्यूम ऑक्सीजन मिला। अगर क्वेश्चन ये दे रहा है कि X वॉल्यूम पेरोक्साइड, तो उसको डिकोड करके क्या लिखोगे, 1 वॉल्यूम से X वॉल्यूम ऑक्सीजन मिला। ये चीज टफ पड़ेगी, सुन लो। सच में क्वेश्चन टफ पड़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझ में भी नहीं आएगा डिकोड कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन वो ये इतना ही लिख के देगा X वॉल्यूम पेरोक्साइड, और जो पूछेगा वो पूछता रहेगा मोलरिटी बताओ ये वो। X वॉल्यूम मतलब 5 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 3.5, 2.5 जो भी देगा, ठीक है। इतना पेरोक्साइड इसने लिख दिया कि इतना वॉल्यूम पेरोक्साइड है। तो उससे तुमको क्या कंक्लूजन मिला कि अगर 1 पेरोक्साइड होता तो कितना ऑक्सीजन निकलता, जो भी वॉल्यूम ये दिया है उसकी स्ट्रेंथ है ये, X वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। इस चीज को अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं। X वॉल्यूम पेरोक्साइड अगर दिया है, ठीक है, तो इसको डिकोड करके क्या लिखूंगा मैं कि 1 ml पेरोक्साइड से X ml O2 रिलीज होगा, ये डिकोड करना है। अगर वो देता 5 वॉल्यूम पेरोक्साइड, वो देता है 10 वॉल्यूम पेरोक्साइड, तो 1 ml से 10 ऑक्सीजन निकल रही है, एक बार 5 निकल रही है। पेरोक्साइड हेडिंग है ना बेटा, पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग पेरोक्साइड है, कितना वीक है। तो कुछ पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ पेरोक्साइड वीक होंगे। तो बोल रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे, वो डिपेंड करता है कि उनके ऑक्सीजन कितने निकल रही है, उससे ही पता करोगे ना। जितनी ऑक्सीजन वो निकालेगा उतना स्ट्रॉन्ग पेरोक्साइड। तो बोल रहे हैं अगर किसी का 5 वॉल्यूम पर, एक पेरोक्साइड है जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है 5 है, 5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। एक है जिसका 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड है। तो इस वर्ड का मतलब क्या है कि 1 ml पेरोक्साइड 10 ml ऑक्सीजन निकाल सकता है, और दूसरे वाले में 1 ml ऑक्सीजन पेरोक्साइड 5 ml ऑक्सीजन निकाल सकता है। तो 10 ml वाला ज़्यादा है क्योंकि उसका 1 ml 10 ml तक ऑक्सीजन दे सकता है, और एक है जो 1 ml 5 तक ही दे रहा है। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, 10 वाले की। तो हेडिंग यही है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। अगर फिक्स होता तो करवा देगी क्वेश्चन, अलग अलग पेरोक्साइड की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो वो स्ट्रेंथ को किस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में X वॉल्यूम करके देगा। तो उससे तुमको क्या पता करना है कि 1 ml या 1 वॉल्यूम पेरोक्साइड होता तो उससे कितनी ऑक्सीजन निकल रही है। तो जो भी स्ट्रेंथ दी है वो स्ट्रेंथ किसकी है, ऑक्सीजन की है ना, कि इस पेरोक्साइड में कितना ऑक्सीजन है। तो इस पेरोक्साइड में कितना है, X है। अगर यहीं 20 लिखता तो कितना ऑक्सीजन होता उसमें, 20, 1 ml में 20 होता। क्लियर है। तो वही लिखा है कि X वॉल्यूम पेरोक्साइड गिव, इसका मतलब क्या है, इससे क्या डिकोड करोगे, 1 ml पेरोक्साइड से X वॉल्यूम ऑक्सीजन मिला। क्लियर है।
अगर 100 देखो, अब मैंने बता दिया है 100 वॉल्यूम पर ऑक्साइड, तो 100 वॉल्यूम पर ऑक्साइड से कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 100। 50 वॉल्यूम पर ऑक्साइड होता तो 50 ऑक्सीजन मिलता, कितने से? 1 ml पर ऑक्साइड से। समझ में आया ना कि 1 ml पर ऑक्साइड से कितना कितना मिल सकता है, जो भी आगे लिखा उतना ऑक्सीजन मिलेगा। तो x वॉल्यूम पर ऑक्साइड से उसका मतलब क्या हुआ? 1 ml पर ऑक्साइड से 100 ml ऑक्सीजन मिलेगा। अगर ये वो 40 वॉल्यूम पर ऑक्साइड लिखता तो उसका मतलब ये होता है कि 1 ml पर ऑक्साइड से 40 वॉल्यूम तक ऑक्सीजन मिल सकता है। तो अलग अलग पर ऑक्साइड की अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रेंथ को इस फॉर्म में देगा। तो यहाँ से तुमको पता करना होता है, वरना फिर इसको तुम कुछ कुछ पता नहीं क्या करते रहोगे, इतना ग्राम इतने में तो फॉर्म है कितना, वो यहाँ पे नहीं लगेगा कुछ। यहाँ जो दिया है पर ऑक्साइड की स्ट्रेंथ को कैसे डिकोड करोगे, ऐसे, इसलिए अलग अलग बहुत सारे लिख दिए मैंने। क्लियर है? अगला 68 ग्राम पर ऑक्साइड। 68 ग्राम पर ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? अरे वेट दिया है तो वेट को मोल में कर लोगे, 2 मोल, ठीक है। अब मोल को तुम वॉल्यूम में कर लो ना, मोल को वॉल्यूम में कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका अगर 2 मोल है, चलो इसने दे दिया 68 ग्राम पर ऑक्साइड, तो मुझे पता है ना 2 मोल हुआ वो, तो 2 मोल कितना दे देगा? 1 मोल। तो 1 मोल कितना होता है, मतलब जो भी वॉल्यूम का आधा। तो देखो 68 ग्राम पर ऑक्साइड लिबरेट 22400 ml ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2 मोल है ना, तो 2 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन निकलता है, मुझे पता है। और 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है? 22400 ml या 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस चीज वो आ जाएगा इनमें से किसी के पास। इसका मतलब क्या हुआ? 2 मोल पर ऑक्साइड, तो 2 मोल पर ऑक्साइड से मुझे पता है ना 1 मोल O2 निकलेगा। ये समझ में आया कि 2 मोल पर ऑक्साइड से 1 मोल, और कहां से पता लगा? यहां से, उसकी जब ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिखी थी और याद की थी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला, अगर मैं बोल रहा हूं x ml ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड बाय, x ml ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, तो पर ऑक्साइड फिर उल्टा पूछ रहा है वो, ये दे दिया और ये, तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा? x स्ट्रेंथ। x ऑक्सीजन अगर लिबरेट हो रही है तो स्ट्रेंथ x ही होगी ना, स्ट्रेंथ के फॉर्म में बोलूँ तो, लेकिन इसने इस फॉर्म में लिखा है वॉल्यूम वाले के फॉर्म में, ठीक है। x ml ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड बाय, कितना पर ऑक्साइड होना चाहिए? x ml होना चाहिए वो, है ना, लेकिन उस ml को उनने काय में कर दिया है? ग्राम में कर दिया है। कुछ आ रहा है? ग्राम मतलब उसके मोल निकालोगे, गिवन मास अपन मोलर मास, और वहां से भी ग्राम से उसने वॉल्यूम वाली चीजें मिक्स कर रखी है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बस यही चीजें घुमा फिरा के अलग अलग फॉर्म, एक बार मोल में, एक बार वॉल्यूम में, एक बार ग्राम में, आपस में कन्वर्ट करे। इसको ग्राम में रखा, कभी इसको वॉल्यूम में देगा, कभी इसको ग्राम में देगा, कभी इसको वॉल्यूम, उल्टा कर देगा, कभी दोनों को ग्राम में दे देगा, कभी दोनों को मोल में दे देगा। बस तुमको पता है कि 2 मोल पर ऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन निकालता है। स्ट्रेंथ के फॉर्म में देगा तो जितना ये स्ट्रेंथ दे रहा है उतने ml ऑक्सीजन निकलेगी, बस उसी को फिर बार बार कन्वर्ट करते रहना। तो इसको खुद से घर पे जाके करके देखना है, x ग्राम में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है वो, ठीक है। इधर देखो एक नया एग्जाम्पल है, बस वो एग्जाम्पल में क्या लिख के दे रहा है तुमको ये सुनना। क्वेश्चन में दे रहा है कि 5 लीटर पर ऑक्साइड से अगर 100 लीटर ऑक्सीजन निकल रही है तो उसकी स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कैसे? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 H2O2 से 20 लीटर ऑक्सीजन निकल रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे लिखूंगा मैं? 20 वॉल्यूम पर ऑक्साइड। 20 वॉल्यूम पर ऑक्साइड का मतलब ये है ना कि 1 ml H2O2 से 20 ml ऑक्सीजन निकल रही थी, तो वही लिखा 20 वॉल्यूम पर ऑक्साइड लिबरेट 20 लीटर ऑक्सीजन। तो ये एग्जाम्पल है, समझ गए कैसे देगा? अगर वो ये दे तो उससे ये निकालते आना चाहिए, अगर ये दे तो उससे ये निकालते आना चाहिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इसको एक बार, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, 5 लीटर पर ऑक्साइड अगर 100 लीटर ऑक्सीजन निकाल रहा है, मन से दिया है, कुछ फिक्स नहीं है। अगर ये 500 से 100 निकाल रहा है तो ये चीज हमेशा एक ml में देखते हैं ना, तो एक में कितना होगा? 20। तो एक में अगर 20 है तो वही तो उसकी स्ट्रेंथ होती कि एक कितना निकाल पाता है। तो स्ट्रेंथ को लिखते कैसे? V करके लिखते हैं ना, ये x वॉल्यूम पर ऑक्साइड, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई? 20। तो 20 वॉल्यूम पर ऑक्साइड लिखूंगा इसको मैं, 20 वॉल्यूम पर ऑक्साइड। और 20 वॉल्यूम पर ऑक्साइड का मतलब क्या है? 20 ऑक्सीजन निकलेगी, लिबरेट्स 20 लीटर ऑक्सीजन। तो ये जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल है ना,
ये डिकोड करने के लिए देता है, या तो रिवर्स फॉर्म में दे देगा या ऊपर से नीचे वाले फॉर्म में दे देगा। ठीक है, 10 मिनट समझ में आए। पेरोक्साइड अगर आ गया तो इसी मेथड से होगा, कोई और स्टेप मेथड नहीं लगा पाओगे। समझ गए? ये वाला, ये मैंने मन से एग्जांपल लिया, 5 लीटर पेरोक्साइड से 100 लीटर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ ना कि एक में कितना, जैसे ये दिया है तो इसका मतलब क्या है, 1 ml पेरोक्साइड से x वॉल्यूम ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अगर उसने ऐसा दे दिया तो मेरे को पहले इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 और 100 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 और 20। तो 1 ml पेरोक्साइड से 20 लीटर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो 1 से जब जो भी x निकल रहा है तो वही तो उसका स्ट्रेंथ होता है। तो इसको स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 20 वॉल्यूम पेरोक्साइड। तो 20 वॉल्यूम पेरोक्साइड का मतलब ये ना 20 ये लिबरेट्स 20 लीटर ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ ना, देखो ये इस चीज को शो कर रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है ना, जितने भी स्ट्रेंथ लिखी है उतनी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, तो यहाँ जितने भी स्ट्रेंथ लिखी है उतनी ऑक्सीजन लिबरेट, जितनी ऑक्सीजन लिबरेट एक से, तो वही ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? एक बार खुद से करना है सारी चीजें, क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे कि कैसे आ रहे हैं, या तो ऊपर वाला स्टेटमेंट देगा या लास्ट वाला। क्लियर है? चलो इधर देखो, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड क्या मोलैरिटी से क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी से क्या मोलैरिटी, जो भी दिए हैं वो सारे पढ़ना और याद करना सीधा। ठीक है, पूरे डेरिवेशन वेरिएशन जब तुम कर लोगे फाइनली वही आंसर आने, तो रट लो बेस्ट है। मोलैरिटी का अगर बोलूं तो मोलैरिटी स्ट्रेंथ से कैसे रिलेटेड है, जैसे एक्स वॉल्यूम है ना, एक्स वॉल्यूम H2O2, तो जितना भी दे पेरोक्साइड का स्ट्रेंथ डिवाइड विद 11.2 कर दोगे तो उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला 5 वॉल्यूम पेरोक्साइड दिया है क्वेश्चन में, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई 5, तो 5/11.2 कर दोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, 5/5.6 कर दोगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, 5/5.6 या फिर नॉर्मलिटी में 17 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिक्स है वो। ठीक है, पूरा फॉल कर कुरा के आया है, तो इतना लंबा चौड़ा वहाँ फॉल नहीं करना है, सीधा याद कर लेना है। 11.2 5 इसका जस्ट आता ही है ना। और कैसे आया, नॉर्मलिटी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी होता है ना, तो मोलैरिटी ये रही और वैलेंसी इसकी होती है पेरोक्साइड की 2। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, तो मोलैरिटी रखी, वैलेंसी पेरोक्साइड की 2 है, तो 2 से ये कटेगा तो 5.6 बचेगा, तो यहाँ से ये ऐसे आया है। बेटा बातें नहीं, 5 मिनट का और बचा है, खत्म कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, स्ट्रेंथ समझ गए। नॉर्मलिटी मैंने तुम लोगों को लिखाए थे, स्ट्रेंथ के 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे नॉर्मलिटी के जस्ट बाद। ठीक है, तो वही है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट, मोलैरिटी इंटू मतलब जो भी उसका नंबर ऑफ मोल्स, तो ऐसे एक और 2-3 लिखवाते, तो वही है। ये इंटू 17 करोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। चौथा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पूछे तो x/5.6 इंटू 17, यहाँ तक तो है, इसके डिवाइड में 10 कर दोगे तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। परसेंट स्ट्रेंथ पूछे तो 68x/224 मतलब पूरा फॉल कर कुरा के आया है, तो सीधा याद कर लेना। ठीक है, ये 5 चीजें पूछ सकता है अलग अलग। मोस्ट ऑफ द टाइम मोलैरिटी और नॉर्मलिटी पूछता है कि मान लो उसने दे दिया 5 वॉल्यूम पेरोक्साइड दिया है, 5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, देन फाइंड द नॉर्मलिटी। तो 5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है मतलब 5/11.2, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर नहीं आता होगा ना ये चीज डिकोड करते, तो फिर पता नहीं क्या क्या करते रहोगे वहां पे। क्लियर है? हाँ मतलब समझ गया ना क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ 5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड इज गिवन, देन फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द जो भी गिवन है सॉल्यूशन है। तो जो भी आगे लिखा है उसकी स्ट्रेंथ है, तो x/11.2 करना था, मोलैरिटी डायरेक्ट आ जाएगी, कोई इतना झमेले ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, देखो अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी दी है, सुनो मैंने क्या बोला है, मोलैरिटी और मोलैलिटी होता है 2 चीज, दोनों में ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस मोलैलिटी में नीचे क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक में सिर्फ सॉल्वेंट है और एक में सॉल्यूशन है, तो नीचे एक में सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट तो इसमें भी था, इसमें सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी आ गया नीचे, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया ना। डिनोमिनेटर अगर किसी का बड़ा होता है तो ओवरऑल पूरी चीजें क्या हो जाएगी, कम। तो ये एक है मोलैलिटी जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है नीचे, एक है मोलैरिटी जिसमें नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ रहा है, जो सॉल्यूशन आता है, तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पूरी चीज कम हो गई।
तो मोलरिटी कम हो जाएगी और मोलरिटी ज़्यादा ही रहेगी। अगर एक सेम बीकर के लिए बात करूँ, क्योंकि मैंने बोला एक डब्बा लिया मैंने 5 लीटर का, उसमें 1 चम्मच नमक घोल दिया, तो जो सॉल्यूशन बचा इसके मैं मोलरिटी भी निकाल सकता हूँ, इसकी मोलरिटी भी निकाल सकता हूँ, इस डब्बे की, इस डब्बे का नॉर्मलिटी भी निकाल सकता हूँ, इसका वेट बाय वेट वॉल्यूम सब निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर उस सेम डब्बे का मोलरिटी और मोलरिटी में कंपेयर करूँ तो कौन ज़्यादा निकलेगा? मोलरिटी। समझ गए क्यों? तो मोलरिटी ज़्यादा होती है अगर डेंसिटी सेम है, मतलब सेम बीकर की बात कर रहा हूँ तो। क्लियर है? और क्यों ज़्यादा होती समझ गए? इसके नीचे सिर्फ सॉल्वेंट आता है अपॉन में, इसके अपॉन में सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों आ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल चीज़ कम हो गई। क्लियर है? और इमेजिन भी करोगे तो आ जाएगा वो कैसे। कॉन्फिडेंट देखो, अब अपन ने 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है ना, अब उन 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिकोड करके टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, अगर मैं किसी भी चीज़ को गर्म करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, ठंडा करूँगा तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ये चीज़ समझ में आती है ना, ठीक है। तो गर्म करने पे मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो जिन फॉर्मूलेज में वॉल्यूम आ रहा होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो कुछ चेंजेस होंगे। जिनमें वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है वो टेम्परेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो में बांटा, एक वॉल्यूम रिलेटेड होगा जिनके फॉर्मूले में वी आ रहा होगा, एक वो जिनके फॉर्मूले में वी नहीं आ रहा होगा, तो बचा मास, मास रिलेटेड। तो जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ा। इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं मास का, पहले भी 5 किलो था तो बाद में 5 किलो ही रहेगा, कितना भी गर्म कर दूं। क्लियर है? ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले में वॉल्यूम आना चाहिए, वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम आता है। चलो इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना वेट बाय वेट, उसमें वॉल्यूम नहीं आता तो इंडिपेंडेंट। अगला वेट बाय वॉल्यूम था अपना, तो वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट में आएगा, वॉल्यूम आ गया तो। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तीसरा था, तो वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट में आ जाएगा। चौथा पढ़ा था अपन ने मोल फ्रैक्शन, ठीक है, चलो हाँ, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन में आता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास, तो वहां पे तो सारी चीजें मास मास के फॉर्म में है ना, तो वो काय में आ जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पीपीएम और पीपीबी, देखो पीपीएम और पीपीबी जो है उसमें अपन ने भाई मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁷ और 10⁻⁹ ये रखा था, तो वहां पे मास लिखा था, ठीक है। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट तुम लोगों को लिखवाया था कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी ले सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम भी ले सकते हो, तो बुक में तो स्टेटमेंट लिखा है कि हाँ ले सकते हो, लेकिन इस जगह पीपीएम और पीपीबी को इंडिपेंडेंट में ही दिया है, मतलब मास रख के ही मान रहा है वो। अगर उसको वॉल्यूम मानेंगे तो फिर वो इधर आ जाएगा। क्लियर? आते नहीं होंगे, बट वो स्टेटमेंट लिखा था, तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में आए कि मानते हैं क्या, तो मानते हैं। क्लियर? तो पीपीएम पीपीबी को मैंने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्यों रखा है? क्योंकि वेट मान के करा है। क्लियर है? उसके बाद मोलरिटी ये सब पढ़ा है, तो मोलरिटी में तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम ऑफ आता है, ये आ गया। मोलरिटी में क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। वेट को भी गोला करवाया था, सॉल्वेंट को भी करवाया था, तो वेट तो ठीक है ना, और ऊपर नंबर ऑफ मोल आते हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, तो वो भी वेट होगा, नीचे भी वेट, तो वेट वाली चीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगी। तो ये याद कर लेना, पूछता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी है, डिपेंडेंट कौन सी है। समझ गए? चलो यहाँ पे बेटा तुम्हारा सॉल्यूशन का पार्ट 1 समझ गए। सॉल्यूशन 2 पार्ट में, पार्ट 1 जिसमें कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजें आती थी, पार्ट 2 अब अलग आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 यहाँ पे एंड होता है थ्योरेटिकली। अब इसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने फॉर्मूले लिखवाए हर फॉर्मूले से 1-1, 2-2 क्वेश्चन और एक कंबाइंड क्वेश्चन जैसे भी होंगे सारे अपन कल करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।